मास होता है वो तो 12U होता है, तो इसका 6 यूनिट है, तो बाकी के 6 यूनिट कहाँ गए? एटम इतना छोटा सा होता है, न्यूक्लियस उसके बीच में है, तो न्यूक्लियस भी छोटा ही होगा ना यार। इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जरूर होगा और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। और भी बहुत हार्ड होती है, मार देंगे किसी को तो आदमी का सर फूट जाए। नई चीज की डिस्कवरी होती है बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए कुछ यहाँ पे सीधे निकल रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है। तो वो जो थॉमसन अंकल थे, देवर लाइक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इसके पहले जितने भी चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के, तीनों कौन कौन से थे? एक था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके बाद था इज मैटर अराउंड अस प्योर, और उसके बाद था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 से ही हमें ऐसा लगता है कि बस यहीं से तो केमिस्ट्री शुरू हुई है, और चैप्टर नंबर 4 में और भी ज्यादा हाई फाई चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इतना भी हाई फाई नहीं, बट स्टिल देखिए हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया था, क्या क्या बताया था, वो सब हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो हमें ये पता चला था कि अच्छा भाई मैटर के सारे जो मैटर्स हैं उनके अंदर क्या होता है? एटम होता है। हर एक मैटर का एटम है, ठीक, सारे मैटर के अंदर एटम होता है। और यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि जॉन डाल्टन थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया था? उन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये बताया था कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, यानी कि आप एटम को आगे डिवाइड फर्दर नहीं कर सकते। और यही चीज आपके महर्षि कणाद ने भी बोली थी, ठीक। और इससे वो अपनी थ्योरी में जॉन डाल्टन ने भी ऐसा ही कुछ बताया था। लेकिन जब आगे रिसर्चेस होने लगी, अब ऐसा तो है नहीं केमिस्ट्री लैब में ताला लगा दिया कि नहीं अब आगे कुछ होगा ही नहीं, बस बता दिया डाल्टन जी ने, ऐसा नहीं होता। तो जब आगे रिसर्चेस होने लगी तो ये पता चला कि अरे नहीं भाई, एटम के अंदर भी कुछ होता है। और ये बात तो आप सबको पता है, मैंने चैप्टर 3 में ही बताया था कि अभी आप यहाँ पे पढ़ लो कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन नहीं, एटम के अंदर भी, और चैप्टर 3 में भी इसका जिक्र है कि एटम के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक। एटम के अंदर जो पार्टिकल है उनको हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये चीज तो हम जानते ही होंगे। और अगर आपको ज्यादा नहीं पता तो आप ये तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, उसके बाद प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो आपका न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है। इट मींस इट हैज नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। तो सबसे पहले यही सेम चीज लिखी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी चैप्टर 3 में पढ़कर आए हैं। जैसे अगर आपके पास घर है, ऑफ कोर्स होगा, तो अगर घर में आप रहते हैं तो घर की जो दीवार है वो किससे बनी हुई है? अगर हम एकदम छोटी सी यूनिट देखें तो ब्रिक है ना, ब्रिक से ही मिलकर के दीवार बनी है, दीवार से मिलकर के आपका पूरा रूम बना है, रूम मिलकर के घर बने हैं, ठीक। तो ठीक उसी तरीके से जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए मॉलिक्यूल्स की यहाँ बात है, मैटर की करें, क्योंकि एटम मिलकर के ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका? मैटर का। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज थॉट दैट द मैटर आर इंडिविजिबल सो दे डू नॉट हैव एनी एन इनर स्ट्रक्चर। मतलब कि ये समझा जाता था कि एटम के अंदर कोई इनर स्ट्रक्चर नहीं होता, वो इंडिविजिबल होते हैं, राइट। उसके बाद क्या है? बट एटम्स हैव स्मॉलर पार्टिकल्स इन देम व्हिच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर भी कुछ होता है भैया। एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके पास ये क्या है? ये एक एटम है, तो इस एटम के अंदर 3 चीजें पाई जाएंगी। कौन कौन सी चीजें? इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, साथ में प्रोटॉन्स पाए जाएंगे, और साथ में न्यूट्रॉन्स भी पाए जाएंगे। और इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को मिला करके हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ये चीज समझ में आई? एटम के पार्टिकल्स को एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर जो पार्टिकल है उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। वेयर एज न्यूट्रॉन हैज
नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। फॉर जैसे सेम उसी तरीके से कि जीरो जो है वो न्यूट्रल होता है ना, पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वैसे ही आपका न्यूट्रॉन भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए न्यूट्रॉन में, देखिए अगर आप न्यूट्रॉन में देखेंगे तो NEUTR, इससे क्या याद कर सकते हैं, न्यूट्रल याद कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल की स्पेलिंग में ये इतनी चीजें मिलती हैं यार, तो वो याद हो जाएगा। प्रोटॉन में देखिए P से याद हो जाएगा पॉजिटिव, P से याद हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो बचा क्या, इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव ही होगा। तो ये चीज तो हम समझ गए। ठीक, अब हम आगे आ जाते हैं किस पर, नेक्स्ट चीज पर। अब ये तो आप सभी ने करा होगा बचपन में, अगर आप अभी भी करते होंगे और आपको लगता होगा ये एक जादू है, जादू। लेकिन देखिए जादू नहीं होता है, हर एक चीज के पीछे साइंस है, कुछ भी जादू नहीं है। ठीक उसी तरीके से आपने ये चीज तो करी होगी कि स्केल लेकर के या फिर कंघी लेकर के आप अपने बालों में ऐसा रब करते हैं, ठीक है, और फिर जब आप कुछ पेपर के पार्टिकल हैं, कुछ पेपर के पीस हैं, अब उनको आप ऐसे करेंगे ना, तो ऊपर से वो पेपर का जो पीस है वो ऊपर आएगा, यानी कि कॉम्ब या फिर स्केल में वो अट्रैक्ट करेगा। जैसे अगर ये पेपर का पीस है यहाँ पर, तो ये आपने कॉम्ब लिया ऐसे रब करा, तो आप ऐसे करेंगे ना, तो वो बिना टच हुए ही ऊपर अट्रैक्ट होंगे, यानी कि वो ऊपर आ जाएंगे, आपकी स्केल पे लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है भाई, इसके पीछे भी केमिस्ट्री है। क्या केमिस्ट्री है, देखिए, इफ वी रब अ कॉम्ब इन ड्राई हेयर, देन दिस कॉम्ब अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, and if we rub a glass rod with a piece of silk cloth, bring it near an inflated balloon, then the glass rod attracts the balloon। ये चीज भी करी होगी, एक ग्लास का रॉड ले लो आप और उसको एक सिल्क का कोई कपड़ा है उस पर घिस डालिए, उसके बाद जब आप उसको एक बैलून के पास लेकर आएंगे ना, तो इट विल अट्रैक्ट दी बैलून। ठीक, उसके बाद क्या है, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है वो एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जब आप अपनी कंघी को रब करते हैं तो जो आपकी कंघी होती है उसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, जो कि क्या करता है, जो कि पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। अब कंघी जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर अब चार्ज आ चुका है, लेकिन जो आपके पास पीस ऑफ पेपर है उसमें कोई चार्ज नहीं आया, वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, दैट्स व्हाई जो पीस ऑफ पेपर है वो आपकी स्केल पे आके स्टक हो जाएगा, मतलब पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, दिस मींस दैट ऑन रबिंग विद ड्राई हेयर अ कॉम्ब गेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज and on rubbing with silk cloth a glass rod also gets an electric charge, that's why they attract the piece of paper and they attract the balloon। okay, तो ये चीज हम समझ गए। तो इसके पीछे की केमिस्ट्री अगर हम देखें कि आखिर ऐसा, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आता कहां से है भाई, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आता है आपके उसके अंदर जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है उनकी वजह से आता है। तो आइए अब हम डिस्कवरी के बारे में जानते हैं। डिस्कवरी मतलब तीन चीज थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों की डिस्कवरी अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। आइए सबसे पहले जानते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वाज शोन बाय जे थॉमसन इन 1897। जे थॉमसन का नाम याद रखिए, जितने साइंटिस्ट हैं, किन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो याद रखना जरूरी है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जे थॉमसन ने क्या बताया था, जे थॉमसन ने ये शो किया था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस कैसे है, ठीक है, या फिर अगर है, ठीक, तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस है। ये चीज इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। कैसे किया था, तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये जो आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए ये जो है आपका, ये क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। तो इन्होंने क्या लिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें क्या करा इन्होंने, उसमें इन्होंने एक तरीके का एयर एट वेरी लो प्रेशर इसमें किया, मतलब एक तरीके का वैक्यूम जनरेट कर दिया। तो इसमें इन्होंने क्या करा, एक तरीके का वैक्यूम जनरेट कर दिया। ये जब इन्होंने वैक्यूम जनरेट किया तो इस वजह से क्या हुआ, एयर एट वेरी लो प्रेशर हो गया, वैक्यूम जनरेट किया। तो अब आगे क्या है कि इधर साइड इन्होंने पॉजिटिव लगाया, यानी कि इधर साइड जो पॉजिटिव था एनोड और इधर साइड जो नेगेटिव था वो था आपका कैथोड। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, हाई वोल्टेज जनरेटर, मतलब इन्होंने दो चीज करी, हाई वोल्टेज
एट लो टेम्परेचर, वेरी हाई वोल्टेज, मतलब ऐसे छोटा मोटा नहीं 440 वोल्ट का नहीं, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज इन्होंने क्या करा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया तो पॉजिटिव वाला हो गया एनोड और नेगेटिव वाला हो गया कैथोड। तो इन्होंने क्या पाया कि ये जो कैथोड था यहां से ना ऐसे कुछ रेज निकल रही थी, कैथोड जो था उधर साइड से ना कुछ रेज निकल रही थी। अब कैथोड जो था वो नेगेटिव वाला था और उधर ही साइड से आपकी रेज आ रही थी, तो ये जो रेज थी वो कैथोड से आ रही थी, इसलिए इनको कैथोड रेज बोला गया। अब ये कैथोड जो था वो नेगेटिव है, कैथोड आपका नेगेटिव है, तो रेज जो थी वो नेगेटिव साइड से आ रही थी, कैथोड साइड से आ रही थी। तो कैथोड रेज जो है आपका वो क्या है, वही आपका इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ये जो रेज आ रही थी आपकी, यहाँ पे उन्होंने क्या करा था ना, यहाँ पे उन्होंने जिंक की कोटिंग कर दी थी, जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की कोटिंग इसलिए करी थी क्योंकि जब उस पे क्या होता है, वो जब ग्लो करता है, जब लाइट उस पे जाएगी या फिर जब आपकी रेज उस पे पड़ेंगी तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा, जिससे उनको पता चलेगा। ठीक, तो ग्रीनिश कलर का ग्लो आया था, ग्रीनिश कलर का ग्लो आया था, जिससे उनको पता चलता कि अच्छा यहाँ से लाइंस आ रही हैं। ठीक, तो ये जो रेज आपकी आई थी, लाइंस नहीं रेज, ये जो रेज आ रही थी आपकी, उनको कैथोड रे बोला गया, जिन पे नेगेटिव चार्ज था, जिन पे नेगेटिव चार्ज था। और ये जो नेगेटिव चार्ज वाली रेज थी, इन्हीं को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। नेगेटिव चार्ज के जो पार्टिकल्स थे इन्हीं को इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर क्या है, थॉमसन passed electricity at high voltage through a gas at very low pressure taken in a discharge tube। यानी कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब में इन्होंने लो प्रेशर बना दिया, यानी कि वैक्यूम बना दिया, उसके बाद उसमें हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। Streams of minute particles were given out by cathode, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब कैथोड से क्या हुई कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाली रेज आपकी आई, माइन्यूट पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स आपके आए। ठीक, these streams of particles are called cathode rays because they came out of cathode। इनको कैथोड रे कहा गया क्योंकि ये कैथोड से बाहर आए थे, तो कैथोड रे, सिंपल। उसके बाद क्या है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कैथोड रेज थे इनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहा गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। कैथोड रे जो थी उनके पास क्या था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, और इसी को हमने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। समझ आया? सिंस ऑल द गैसेस फ्रॉम कैथोड रेज it was concluded that all the atoms contain negatively charged particles called electrons। अब जितनी भी रेज पास हो रही थी कैथोड रेज में, जितनी भी रेज थी उन सब में वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स था। ऐसा नहीं कि 5 में से 2 के पास था, 3 के पास था, नहीं, 5 थे तो 5 में था, 5 नहीं थे यार, बहुत थे, मैं बता रही हूँ फॉर एग्जांपल, 5 थे तो 5 में था। तो ये चीज क्या शो करा कि नहीं, जितने भी एटम हैं सब में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सारे एटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो अब उसके बारे में भी जानना जरूरी था, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानना जरूरी था, जैसे मास क्या है, उस पे चार्ज क्या है, कितना है, मतलब ये सब जानना जरूरी था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो कितना था, तो देखिए वो था आपका 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। था नहीं है, मतलब होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है, 9 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको 9 × 10⁻31 kg भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास, ग्राम में इतना और किलोग्राम में इतना। उसके बाद अगर हम देखें एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पर कूलम, यानी कि कूलम जो है, ठीक, तो कूलम जो है वो आपका क्या है, ठीक, ये मतलब यूनिट है एक, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम विथ नेगेटिव चार्ज। ये याद रखिएगा, उस पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो आप जब भी लिखेंगे तो कूलम विथ नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए नेगेटिव चार्ज। ठीक, उसके बाद देखिए रिलेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि क्या हुआ ना कि हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी आसानी के लिए, जैसे
1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो अगर आप इसको रिलेटिव करेंगे ना, मतलब पास पास देखेंगे, राउंड ऑफ करके देखेंगे, तो वो लगभग आपका -1 आएगा। तो इसका जो रिलेटिव चार्ज लिया गया वो -1 लिया गया। ठीक, रिलेटिव चार्ज इसका कितना है, -1 है। वैसे अगर हम इसका एग्जैक्ट चार्ज देखें तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम विद पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो अगर आप कहीं लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे, रिलेटिव चार्ज होता है -1। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की बात। अब बात ये आई कि नहीं यार, एक एटम में बस इलेक्ट्रॉन ही थोड़ी होता होगा, और भी बहुत कुछ होता होगा। तो ये चीजें बताई किसने, नेक्स्ट आपके साइंटिस्ट आए जिनका नाम था यूगेन गोल्डस्टीन। ये जो यूगेन गोल्डस्टीन थे, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि भाई एटम में देखो इलेक्ट्रॉन तो होता है, साथ में प्रोटॉन भी होता है। अब ये इन्होंने कैसे बताया, इनका जो एक्सपेरिमेंट था ना वो आपका जे थॉमसन से जस्ट मिलता जुलता था, मतलब एकदम सेम नहीं था लेकिन फिर भी मिलता जुलता ही था। इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक, इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करा, एक वैक्यूम जनरेट किया, मतलब एयर एट वेरी लो प्रेशर। उसके बाद इन्होंने इसमें क्या करा, एक बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। ठीक, उसके बाद इनको क्या देखने को मिला, इधर साइड था आपका क्या, इधर साइड था आपका कैथोड, इधर साइड था आपका एनोड। एनोड जानते हैं पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। अब वहां पे उन्होंने क्या किया था, जल सल्फाइड की कोटिंग की थी, इधर साइड पे इनको ग्रीन ग्लो देखने को मिला था। यहाँ पर इन्होंने एक कोटिंग कर दी जिससे इनको रेड ग्लो देखने को मिला, इधर साइड इधर साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको देखने को मिला कि एनोड से कुछ रेज निकल रही थी, एनोड से कुछ रेज निकल रही थी, जिनका नाम क्या दिया गया, जिनका नाम दिया गया एनोड रेज। अब ये जो एनोड रेज आपकी निकल रही थी, एनोड स्ट्रीम्स जो निकल रही थी, इनमें क्या था, इनमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था। देखिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था इनमें। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ कि अच्छा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो थे वो तो इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो भैया प्रोटॉन है। तो उसको क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया। मतलब यहाँ पर देखिए, व्हेन गोल्डस्टीन पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट वेरी लो प्रेशर टेकिंग इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, streams of heavy particles were given out by the anode। ठीक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव साइड से ही ना, these streams of particles are called anode rays। तो इनको anode rays कहा गया, सिंपल है क्योंकि वो एनोड से निकली थी। उसके बाद क्या है, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो मैंने बताया। एनोड रेज के पास कौन से पार्टिकल्स थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। कैथोड के पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया। और एनोड के पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, जिनका नाम प्रोटॉन दिया गया। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो इनको क्या बोला गया, इनको प्रोटॉन्स बोला गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि इसकी तो डिस्कवरी हो गई। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, फिर बताती हूँ क्या हुआ। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक में मास देखिए, प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम होता है। देखिए इसका जो मास होता है वो 1840 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। एक बात आप नोट में कहीं पर लिख लीजिए, नोट में, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है उसको नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है, बिकॉज उनका मास बहुत ही कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही हल्का सा अमाउंट होता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है। ठीक, तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स हैवियर होता है। कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। उसके बाद क्या है, चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, एन क्यों लगा है, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी कि चार्ज आपका उतना ही रहेगा विथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये बात याद रखिए कि कभी भी क्या होता है कि एक जो आपका एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर के होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके इक्वल होते हैं। बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चार्ज हैगा वो
सेम ही रहेगा, बट वहां पे आगे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन का देखें तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 था, प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 होगा। ठीक, तो बस इतनी सी बात है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि जैसे जो कार्बन होता है, जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक मास होता है 12U होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U। और मैंने बताया कि कोई भी एटम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 प्रोटॉन आएंगे। सही बात है, सही बात है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए 6 प्रोटॉन हो गए। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन का मैं चार्ज देखूं तो वो 6 यूनिट है। ठीक, 6 यूनिट है। और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता है। तो इस 6 यूनिट मास को तो आप हटा दो। ठीक, इसको तो नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। बचा ये 6 यूनिट, तो ये 6 यूनिट बचा। तो जो कार्बन का मास है वो 6 यूनिट ही आना चाहिए। तो 12 यूनिट कैसे आता है, कहाँ गए बाकी के 6 यूनिट, है ना। ये जो 6 यूनिट आपके लुप्त हो जा रहे हैं वो कहाँ गए। अब आप बोलेंगे यही वाले हैं, लेकिन नहीं भाई, इसको तो नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं ना, तो इसको काय को गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे ना। तो इसके 6 यूनिट तो हैं, चलिए इसके तो 6 यूनिट हैं, लेकिन हमें पता है कार्बन का जो मास होता है वो तो 12U होता है। तो इसका 6 यूनिट है, तो बाकी के 6 यूनिट कहाँ गए, बाकी के 6 यूनिट क्या हुए। तो इसका मतलब एक छुपा रुस्तम और बैठा है एटम में, जिसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, और भी एक कुछ होगा। तो जी हाँ, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करी थी एक और साइंटिस्ट ने, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था जेम्स चैडविक। अब ये जो थे, देखिए, द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डन बाय जेम्स चैडविक इन 1932। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी साथ साथ में बहुत जल्दी हो गई थी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत ही बाद में हुई थी। ठीक, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी जेम्स चैडविक ने 1932 में। अब देखिए, दिस पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। जो इन्होंने डिस्कवरी करी थी उसका नाम इन्होंने क्या बताया, न्यूट्रॉन बताया। The neutron is a neutral particle found in the nucleus of an atom। देखिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके चक्कर काटते रहते हैं। न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस में होता है। तो ये चीज उन्होंने बताई कि न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस की कहानी पे भी हम आगे देखेंगे। अभी आप बस इतना जानिए कि अगर ये एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे अंदर न्यूट्रॉन रहता है। ठीक, अभी इतना जानिए। तो क्या है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंटेन न्यूट्रॉन एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम व्हिच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन ही एक अकेला एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो यानी कि जितने भी एलिमेंट्स के एटम हैं सब में न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नहीं होता बस। Thus the subatomic particle does not present in a hydrogen atom is a neutron. A hydrogen atom contains only one proton and one electron। हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा लाइटेस्ट एटम होता है, ये एक फैक्ट है। हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा लाइटेस्ट एटम होता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम मास वगैरह लेते थे एटम का तो हम हाइड्रोजन वाले के बेसिस पे लेते थे। ठीक, क्योंकि वो लाइटेस्ट होता है ना। तो वही चीज है यहाँ पर भी कि इसमें 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। A neutron is represented by the symbol N। तो ये चीज तो हम समझ गए कि हाँ चलिए ठीक है, तीसरा वाला जो है वो न्यूट्रॉन है। अब इसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो आपके प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल ही होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का मास आपके प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम बात करें न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो देखिए, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए, जैसा कि जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि एटम्स आर इंडिविजिबल, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनके अंदर कुछ होता ही नहीं, उनका कोई इनर स्ट्रक्चर है ही नहीं। लेकिन जब इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई तो ये क्लियर हुआ कि नहीं भाई, एटम के अंदर भी कुछ होता है और एटम का भी एक इनर स्ट्रक्चर है।
तो देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट एटम वाज इंडिविजिबल व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर particles, but the discovery of subatomic particles such as electrons and protons inside the atom disproved this postulate of Dalton's atomic theory, और ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक, उसके बाद क्या है, the discovery of electrons and protons suggested that atoms are divisible and they do have an inner structure। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात क्यों हो रही, न्यूट्रॉन कहाँ मर गया। न्यूट्रॉन जो है तब उस टाइम पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी साथ साथ हो गई थी, बट न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई थी। कब हुई थी, 1932 में, तो काफी लेट हुई थी आपकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो अभी यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, मतलब बात नहीं हो रही है, आई मीन उस टाइम पे बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आए ही थे, तो आए तो थे ना, सब एटॉमिक पार्टिकल थे तो ना। पहला वाला आपका ये था, दूसरा वाला ये था, दो ही काफी है भाई, तीसरा वाला आ गया तो उसमें क्या मतलब क्या ही गलती है किसी की। तो दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, तो इससे डाल्टन्स का जो पोस्टुलेट था कि एटम्स इनडिविजिबल हैं वो गलत प्रूफ हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब भाई जब ये तो आपको सारे चैप्टर में पता चला होगा कि जब कोई चीज नई डिस्कवर होती है ना, तो साइंटिस्ट के मन में चुल्ला मच जाती है कि नहीं अब इसके बारे में तो जानना ही है, क्यों है, कैसे है, क्या है, मास कितना है, कैरेक्टर कितने हैं, सब जानना होता है भाई साइंटिस्ट को। इसी वजह से ये लोग अब रिसर्चेस पे रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, मॉडल्स पे मॉडल्स लाने लगे, अलग अलग साइंटिस्ट। तो सबसे पहले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का मॉडल दिया था वो कौन था, जे थॉमसन। जे थॉमसन was the first scientist जिन्होंने एटम का मॉडल दिया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप इस एटम के मॉडल को कुछ भी बोल सकते हैं, आप इनको वाटरमेलन एटम मॉडल बोल सकते हैं, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोल सकते हैं, या फिर आप इसको प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम बोल सकते हैं, बहुत कुछ नाम है भाई इसके, बट ऐसे तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ही बोलते हैं। देखिए इनका जो मॉडल था इसको इन्होंने किस तरीके से समझाया कि देखो भाई जैसे जो तरबूज होता है, जो वाटरमेलन होता है, उसमें जो रेड वाला पार्ट होता है वो ढेर सारा होता है, ठीक, और उससे के बीच में ब्लैक बीज धसे होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने बीज से वाटरमेलन को काटा और सारे सीड्स एक तरफ हो गए और रेड वाला पार्ट जो खाने वाला है वो इधर हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। जो आपका रेड वाला पार्ट है उसी में वो सीड्स जो होते हैं वो धसे हुए रहते हैं। इट मींस अगर अंग्रेजी में बोले, हाई फाई शब्दों में बोले तो एम्बेडेड रहते हैं, राइट। वो क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि धसे हुए रहते हैं। और ये जो धसा हुआ चीज है ना विथ नेगेटिव चार्ज, यही आपका इलेक्ट्रॉन है। और वो जो रेड कलर का सरफेस है दैट इज दी पॉजिटिव सरफेस। देखिए कैसे, ये आपका वाटरमेलन है, ये रेड वाला सरफेस है, रेड वाला सरफेस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एंड ये जो ब्लैक इसके सीड्स हैं जो कि इस वाटरमेलन में एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, वो क्या है आपके नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां समझिए, ये आपका एक एटम है, इस एटम का ये वाला जो सरफेस है विद पॉजिटिव चार्ज, ये वाला, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, और ये जो ब्लू कलर का है विथ नेगेटिव चार्ज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब समझ पा रहे हैं कैसे कि भाई एक एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स विथ नेगेटिव चार्ज क्या है, एम्बेडेड हैं। सो ये वाला पोर्शन है आपका पॉजिटिव चार्ज का पोर्शन और ये वाला है आपका नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल और समझते हैं। अब अगर हम बात करें प्लम पुडिंग की, प्लम पुडिंग में अगर हम देखेंगे तो देखिए ये आपका है, ठीक, तो ये वाला जो सरफेस है ना दिस इज द पॉजिटिव चार्ज सरफेस, ठीक, और ये जो आपका धसा हुआ है ये क्या है, ये है आपका नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विथ नेगेटिव चार्ज। अब इसको इससे रिलेट करिए, ये सभी आपके पॉजिटिव चार्ज वाला सरफेस है, ये सब आपके पॉजिटिव चार्ज वाले सरफेसेस हैं, ठीक, और ये जो आपको दिख रहा है माइनस 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 माइनस, दिस इज द नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया इतना? आई होप आप सबको क्लियर है। चलिए दो एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ अपने से, यार आप समझ लो, ऐसे कुछ भी दिमाग लगा सकते हैं, एम्बेडेड चीजें तो दिखानी है, समझना ही तो है बस, तो इसको आप समझ लो, दिस इज द न्यू मॉडल, न्यू आइडिया। देखिए ये आपकी क्या है, कुकी है, कुकीज यार सबने खाई होगी, हाय मेरे तो खाने का मन कर गया। ऐसी कुकीज उसमें होती है यार, वो जो हाइड एंड सीक वाला बिस्किट नहीं आता है उसमें होता है, उसमें देखिए ये आपकी कुकी है, ठीक, तो ये वाला सरफेस आपका पॉजिटिव चार्ज सरफेस है,
क्या है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस है। और ये जो इसके अंदर चॉकलेट के पार्टिकल्स आपके एम्बेडेड हैं, दीज आर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया? तो यही चीज है। इफ यू टॉक अबाउट हलवा, जिसको हम पॉरेज बोलते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो कितना सुंदर सा रखा हुआ है। तो ये जो आपका पूरा हलवा दिख रहा है ना, हलवा 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 हलवा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाला सरफेस है। एंड ये जो आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड दिख रहे हैं, दे आर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आई होप नाउ अब आपको समझ में आ गया कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था वो कुछ इस प्रकार था, मतलब किस प्रकार था, वो आपको समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। एक बार और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लगा रखा है, ये है आपका। अब ये एटम को ध्यान समझिए, आप कोई पुडिंग वगैरह सब, पुडिंग, वाटरमेलन, कुकीज, पॉरेज सबसे समझ लिया। अब समझिए इसमें, अगर ये आपका एटम है तो सारा सरफेस आपका पॉजिटिव पॉजिटिव और बीच में एम्बेडेड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया? तो जैसे हमने पॉरेज से समझा, हमने कुकीज से समझा, हमने प्लम पुडिंग से समझा, वाटरमेलन से समझा, सिमिलरली है, सारे सरफेस पॉजिटिव होंगे और बीच बीच में एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा कुछ कहा था जे थॉमसन के एटम के मॉडल ने। अब हम बात करते हैं थ्योरी की। जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ द एटम इन 1903। देखिए, एक बात आप टेप कर लीजिए, अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि उस टाइम पर किसकी बात हो रही थी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात हो रही थी, तब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। देखिए, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था 1932 में और थॉमसन ने अपना मॉडल 1903 में ही दे दिया था। तो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने मॉडल दिया था एटम का। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम, an atom consists of a sphere of or ball, मतलब एक बॉल तरीके का, of positive charge with negatively charged electrons embedded in it। समझ आया? एक एटम जो है वो एक बॉल तरीके का कंसिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज सरफेस, और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। आप ही पढ़कर आए हैं यार। सेकेंड क्या है, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यार, अगर मान लो कि आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें भी इक्वल है, नेगेटिव चार्ज वाली चीजें भी इक्वल है, तो प्लस माइनस दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे इफ दे बोथ आर इक्वल, राइट। तो वही चीज है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के एटम जो है वो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड। मान लीजिए एक -10 है, -10 है इलेक्ट्रॉन वाला और +10 है प्रोटॉन वाला, मतलब पॉजिटिव सरफेस वाला। तो ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0। समझ आ रहा है? तो अब आगे देखिए, ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कि अगर आप पूरे एक एटम का चार्ज देखें तो वो न्यूट्रल होता है यार, पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता है। इफ यू टॉक अबाउट ओनली इलेक्ट्रॉन तो वो नेगेटिव होता है, ओनली प्रोटॉन वो पॉजिटिव होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द होल एटम तो एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, नंबर इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट्स व्हाई आपका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट हैज नो ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यार देखो, हम इस समय में जे थॉमसन का भी मॉडल ऑफ एटम नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? इसमें भी पक्का ना कोई लिमिटेशन रही होगी। लिमिटेशन क्या थी कि इन्होंने अपना जो मॉडल है वो तो प्रपोज कर दिया, अपना मॉडल तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है, ये। लेकिन अब ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि एक साइंटिस्ट ने अगर अपना मॉडल दे दिया, भले ही वो पहला साइंटिस्ट है, उसने भले अपना मॉडल दे दिया, भले उसने अपनी थ्योरी दे दी, तो आगे आप केमिस्ट्री लैब्स में एक्सपेरिमेंट होना ही बंद हो जाएगा। मतलब वो कोई साइंटिस्ट ही नहीं आएगा, अब कोई साइंटिस्ट पैदा ही नहीं होगा, किसी के अंदर क्यूरियोसिटी ही नहीं बचेगी। ऐसा नहीं होता। तो अलग अलग साइंटिस्ट जब अपना एक्सपेरिमेंट लेकर के थॉमसन के पास आए कि देखो यार थॉमसन, तुमने तो ऐसा बताया था, इसमें ऐसा हो रहा है, तुमने तो ऐसा बताया था, हमने एक्सपेरिमेंट करा, ऐसा हो रहा है, हमने करा, ऐसा हो रहा है। तो जो थॉमसन अंकल थे, दे वर लाइक, अरे बाप रे, तो धोती खोल रहा है। इसका मतलब वो जो अलग अलग साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका आंसर देने के लिए वो मतलब क्या थे, एबल नहीं थे। वो उनके एक्सपेरिमेंट्स के जो क्वेश्चंस थे वो नहीं आंसर कर पा रहे थे। इस वजह से ये जो आपके
तो ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ एटम है, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। और स्पेशली जो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इनके अपना एक्सपेरिमेंट करके, उनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से जो भी क्वेश्चंस निकलते थे उसका आंसर ही नहीं कर पा रहे थे यार थॉमसन अंकल। तो क्या होता फिर, बोलते हैं यही सब ना किया है, देखो बड़का एटम का मॉडल लेकर के आए हैं, आंसर ही नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं कैसा मॉडल लेकर आए हैं। तब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉडल निकल करके आया, दैट इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले देखिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने अपना एटम का मॉडल दिया था। तो हम दोनों चीजें पढ़ेंगे। उन दोनों चीजों को पढ़ने से पहले एक चीज जो दोनों का बेस है, दैट इज द अल्फा पार्टिकल्स। तो हमको अल्फा पार्टिकल्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो यू कैन राइट अल्फा एंड देन आगे पार्टिकल्स। सो this is alpha particles. Alpha particles is a positively charged particle having 2 units of positive charge and 4 units of mass। मतलब समझ रहे हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं ना, बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे शेर वाले पार्टिकल होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि आप इनको ये भी बोल सकते हैं कि ये डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं। क्या होते हैं? डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं। ये रहा हीलियम एंड आगे लगा 2+, यानी कि डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस होते हैं, हीलियम आयंस होते हैं। बिकॉज इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्लस लगा है। डबली चार्ज है तो 2 लगा है हीलियम के आगे। देखिए, इट इज एक्चुअली अ हीलियम आयन He2+। Alpha particles are emitted by radioactive elements like radium and polonium। यानी कि जो इनका सोर्स है कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से एमिट होते हैं, मतलब कहाँ से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल्स, तो वो क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, जैसे कि कौन सा है? रेडियम है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, रेडियम है, पोलोनियम है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए एक्सपेरिमेंट से पहले आपको ये बताया जा रहा है, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आगे का एक्सपेरिमेंट समझ में आ जाए। तो देखिए, ये जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कहां से निकलेंगे, मतलब कहां से एमिट करेंगे अपने पार्टिकल्स को? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से, जैसे रेडियम, पोलोनियम। उसके बाद क्या है? द फास्ट, इसको आप याद कर लीजिएगा, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैंने बताया बहुत एनर्जी वाले होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं। दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं एक और चीज जिसका यूज इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया था, किन्होंने? रदरफोर्ड ने। देखिए, रदरफोर्ड ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें 2 मेन चीजें थी, अल्फा पार्टिकल्स एंड सेकंड था गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल मतलब इनको गोल्ड फॉइल चाहिए थी। जैसे आप जानते होंगे ना गोल्ड फॉइल कैसे होती है, पतली सी थिन शीट, थिन फॉइल गोल्ड की। तो अब आप बोलेंगे क्यों भाई गोल्ड की क्यों ली, और किसी चीज की भी दे सकते थे, अमीरी दिखानी थी इस वजह से लिया। अरे नाना भाई, गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि वी ऑल नो दैट मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही मेलिएबल होते हैं, राइट। वो उनको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड से ज्यादा मेलिएबल कौन सा मेटल है भाई? अगर आप सिल्वर ले लेंगे, एल्यूमिनियम ले लेंगे, दैट इज आल्सो मेलिएबल, बट दैट मच मेलिएबल नहीं है वो जितना कि आपका गोल्ड मेलिएबल है, राइट। तो गोल्ड बहुत ही ज्यादा मेलिएबल था, उनको दुनिया की सबसे थिनेस्ट फॉइल चाहिए थी, थिनेस्ट मेटल की फॉइल चाहिए थी। तो गोल्ड से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, गोल्ड ही सबसे थिनेस्ट फॉइल थी पॉसिबल, मतलब सबसे पॉसिबल थिनेस्ट फॉइल वही थी जो उनको मिल सकती थी। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब वो करना क्या चाहते थे? सामने गोल्ड फॉइल रखना चाहते थे, अभी हम समझेंगे आराम से। सामने गोल्ड फॉइल रखना चाहते थे और उनके ऊपर इतने जो भयंकर अल्फा पार्टिकल्स है, काफी ज्यादा भयंकर हैं, इनको वो फेंक के मारना चाहते थे। जो काफी ज्यादा भयंकर अल्फा पार्टिकल्स है ना, उसको ऐसे फेंक के मारो, देखते हो क्या देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। देखिए, उनके जो एक्सपेरिमेंट का व्यू था वो कुछ इस तरीके से था। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और या फिर हम रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दोनों आप कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए, ये यहाँ पर क्या है? ये आपकी एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, यानी जिससे उनको पता चल सके। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ फिर से। देखिए, ये रहा आपका सोर्स। देखिए, मैंने आपको बताया था रेडिएशन सोर्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक। रेडियम मैंने बताया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम और पोलोनियम। तो ये आपका रेडियम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल का ये क्या है? सोर्स है, ठीक। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। यहां से ये अल्फा पार्टिकल ऐसे निकले, सिंघम पार्टिकल्स। उसके बाद क्या हुआ? ये रही आपकी गोल्ड फॉइल,
ये ना, ये रही आपकी गोल्ड फॉइल। अब ये जो गोल्ड फॉइल है, जब ऐसे पार्टिकल्स निकले तो क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स एकदम सीधे निकल गए। अभी समझेंगे आराम से। कुछ पार्टिकल जो है वो एकदम ऐसे सीधे आर पार हो गए, मतलब ये गोल्ड फॉइल है तो ढिश्याम सीधे ये आर पार हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, यानी कि ये जो पार्टिकल है ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं हुए, सीधे निकल गए। उसके बाद क्या है, कुछ पार्टिकल जो है वो छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। देखिए छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए कुछ पार्टिकल्स, छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। और कुछ पार्टिकल तो ऐसे थे भाई, कुछ क्या एक दो ही थे, जो कि ऐसे सीधा यू टर्न लेकर के वापस आ गए। तो ये वाले थे आपके नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। फिर से बता रहे हैं, ये नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स थे और कुछ पार्टिकल छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ये आपके छोटे एंगल से डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स थे। और कुछ है तो ऐसे थे भाई जो फटाक से यू टर्न ही मार लिए, वो अपना यू टर्न ही मार लिया। तो 3 तरीके के पार्टिकल्स थे। एक थे जो सीधे निकल गए, एक थे अच्छा ये गोल्ड फॉइल से पास होने के बाद थोड़ा सा मुड़ गए, चलो थोड़ा सा मुड़ गए। एक थे जो गोल्ड फॉइल के आर गए, आर पार हुए ही नहीं भाई, गोल्ड फॉइल ऐसे था फट से वापस आ गए, यू टर्न लेकर के वापस आ गए। तो ये आपके 3 तरीके की उनको 3 तरीके की चीजें देखने को मिली। और ये यहाँ पे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी जिस वजह से उनको पता चल सके कि आखिर ये जो आपके पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम ऑफ लाइट है वो कहां पर जा रही है। तो इस वजह से ये जो स्क्रीन थी उस पर जाकर के इनको दिखा कि अच्छा मतलब ये वाला यहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ जा रहा है, ये वाला यहाँ जा रहा है। तो इस वजह से इन्होंने ये चीज देखी। इसको आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा, तभी आपको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा, ट्रस्ट मी। तो देखिए, when fast moving alpha particles are allowed to strike a very thin gold foil, it is found that, मतलब कि जब जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको अलाउ किया गया, मतलब जब वो गोल्ड फॉइल के आर पार होकर के जा रहे थे तो क्या चीजें देखी गई, क्या चीजें मिली उनको। तो 3 चीजें मिली। पहला देखिए, सबसे पहले तो समझिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सभी क्या है, ये सभी आपके गोल्ड के एटम्स हैं, एटम्स ऑफ द गोल्ड फॉइल। ये आपके गोल्ड फॉइल क्या है, एटम्स हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो ये आपके क्या हैं, ये आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं। देखिए प्लस 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 प्लस, तो ये सब आपके क्या हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं। समझ में आया। तो ये रहे आपके क्या, एटम ऑफ द गोल्ड, और ये रहे आपके अल्फा पार्टिकल। अब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे थे, ठीक, मैं तो रास्ते से जा रहा था। तो जब ये रास्ते से जा रहे थे तो कुछ पार्टिकल क्या हुए, कुछ क्या, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हुए जो कि सीधे निकल गए, बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए। देखिए ये सभी जो पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल गए हैं। देखिए जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल आर पार होकर के सीधे निकल गए। कोई दिक्कत जी नहीं, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक, सीधे निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये वाला आपका सीधे निकल गया, ये सीधे निकल गया, ये सीधे निकल गया, ये। तो ये सारी जो बीम ऑफ लाइट है, सॉरी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, वो सभी सीधे निकल गए, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। जिस पाथ में जा रहे थे वहां से भटके नहीं, सीधे निकल गए। सो दिस इज द केस फर्स्ट। ये आपको नहीं, मतलब रदरफोर्ड को पहली चीज देखने को मिली। दूसरी चीज क्या हुई, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड अ फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल। कुछ पार्टिकल क्या हुए कि थोड़े से छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब थोड़ा सा रास्ता भटक गए। कुछ ऐसे पार्टिकल से तो कुछ ज्यादा ही रास्ता भटक गए। सो दिस वाज द केस सेकेंड। अब आइए देखते हैं, इसमें यहाँ पे ये तो सीधे जा रहे हैं। अब ये वाला आपने देखा तो ये छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, स्मॉल डिफ्लेक्शन है यार, छोटा सा डिफ्लेक्शन है। अब ये वाला अल्फा पार्टिकल देखिए, दिस इज द लार्ज डिफ्लेक्शन। ये आपका क्या है, लार्ज डिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों आपको बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल समझ में आया। ये रास्ते से जा रहे थे तो छोटा सा रास्ता भटक गया, और ये रास्ते से जा रहा था तो ज्यादा भटक गया अपने रास्ते से। मतलब मैं तो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था तो टककर आया और इधर घूम गया, ठीक। और कुछ पार्टिकल मैं तो रास्ते से जा रहा था और सीधे निकल गया। समझ आई। अब आगे थर्ड केस क्या देखने को मिला, देखिए थर्ड केस ये देखने को मिला कि अ वेरी फ्यू, अब यहाँ देखिए पहले में मोस्ट लगा है, दूसरे में फ्यू लगा है, तीसरे में अ वेरी फ्यू लगा है। तो जो डिफ्लेक्ट हुए वो थोड़े से थे, जो सीधे चले गए वो बहुत सारे थे, और जो आपके तुरंत यूटर्न ले लिए वो बहुत कम थे। क्या मतलब ऐसा बोला जाता है कि 1200 में से एक पार्टिकल, एक बीम ऑफ लाइट ऐसी थी जो कि क्या हुई, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि डिफ्लेक्ट कर गया पूरा, मतलब रिबाउंड हो गया, यूटर्न ले लिया। देखिए अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड टर्न बैक टू इन देयर
पाथ। मतलब कुछ तो भाई इतने शरारती बच्चे थे, ऐसे जा रहे थे और तुरंत ऐसे वापस आ गए ना, हम डिफ्लेक्ट होंगे ही नहीं, हम गोल्ड फॉइल के उस पर जाएंगे ही नहीं। और बताओ कम से कम ये तो चले भी गए थे, है ना, ये तो चले भी गए थे सेकंड केस वाले। फर्स्ट केस वाले तो नहीं, तो हम आज जाएंगे ही नहीं, हम उस पार, हम तो इसी पार रहेंगे और ऐसे यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे। हम जहाँ थे हम वहीं रहेंगे, वहीं बढ़िया है, मस्त है। तो देखिए ये वाला आपका जो है वो ये चीज दिखा रहा है, टर्न्ड बैक, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो केस थर्ड है यही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका अल्फा पार्टिकल जा रहा था तो सोचो यार ऐसे यू टर्न लेके वापस आ गया। अब इतनी हिम्मत किसमें है, इतनी हिम्मत किसमें है जो अल्फा पार्टिकल जैसे भयंकर और मतलब इतने मजबूत पार्टिकल्स को, एनर्जेटिक पार्टिकल्स को भी यू टर्न करवा दिया। तो इतनी एनर्जी, इतनी हिम्मत किसमें होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड किसी चीज में होगी, मतलब पॉजिटिवली चार्ज कोई पार्टिकल होगा उसी में होगी, है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, तभी तो ये जो इतने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, उनको यू टर्न मरवा दिया। क्योंकि भाई देखो हमें पता है कि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता, ठीक है, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस प्लस नहीं करता यार कभी अट्रैक्ट। तो वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिली। अब यहाँ समझिए एक बार फिर से, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, ये आपके अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, तो ये आपके कुछ पार्टिकल्स, कुछ क्या ढेर सारे पार्टिकल्स आपके सीधे निकल गए। ये सब आपके सीधे निकलने वाले पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल आपके सब सीधे निकल गए। और कुछ क्या हुए, छोटे से एंगल से रिफ्लेक्ट हो गए, ये देखो मतलब डिफ्लेक्ट हो गए। ये आपका डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक, ये डिफ्लेक्ट हो गया छोटे से एंगल से, मतलब बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, और ये आपका छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ये वाला आपका बड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया। ये वाला देखिए भाई, ये पूरा यू टर्न मार के वापस आ गया, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका उस पर गया ही नहीं, इसी पार पूरा यू टर्न लेकर के वापस आ गया। ये आपका क्या है, ये आपका है गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक। अब ये आपका देखिए, हमें यही चीज इसमें समझनी है, ये तीन केस हमें समझने थे। अब इसमें देखिए ये आपकी क्या है, गोल्ड फॉइल है। अब ये आपके जो है वो अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहाँ से देखिए ये आपकी गोल्ड फॉइल है और ये अल्फा पार्टिकल्स हैं ऐसे। अब देखिए कुछ यहाँ पे सीधे निकल रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है, बट कुछ पार्टिकल देखिए डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये पार्टिकल देखिए वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये पार्टिकल्स आपके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए सीधे जा रहा है, कुछ पार्टिकल आपके क्या हो जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, इधर उधर निकल जा रहे हैं। देखिए ये वाला पार्टिकल आपका इधर निकल रहा है, समझ आ रही है, तो ऐसे सीधे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वो पास हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि क्या कर जा रहे हैं, पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, यानी कि ऐसे यू टर्न ले रहे हैं। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई। तो देखिए रदरफोर्ड एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग वे। अब इन्होंने क्या चीजें एक्सप्लेन करी और क्या इससे हमें देखने को मिला वो देखते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक, देखकर क्या है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। इट शोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। अब देखो यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कि पूरा हाईवे, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, और अगर पूरा हाईवे खाली है, खाली पड़ा हुआ है, तो स्पीड क्या जाएगी, स्पीड जाएगी 100, 120, भगा दो भाई, कोई है ही नहीं, है ना। जब कोई है ही नहीं तो हम अपने पास से सीधा चलेंगे ना, सीधा चलेंगे, काय को धीरे करेंगे, स्पीड काय को टकराएंगे, काय को डिफ्लेक्ट होंगे, इधर लेफ्ट राइट मोड़ेंगे, नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं ना रोड पे, आप अकेले जा रहे हो, बस बढ़िया निकल गए अपने रास्ते से, बहुत बढ़िया बात है। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल्स भी थे, उनको उनका पाथ खाली मिला, वो पहुंच गए बाहर, ठीक है, तो सीधे निकल गए अपने पाथ से। तो इसका मतलब क्या है, जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जब 100 में से 90 अल्फा पार्टिकल्स आपके सीधे ही निकल गए, तो इसका मतलब जो आपका एटम रहा होगा उसमें बहुत सारा खाली स्पेस रहा होगा, इसलिए यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ हर जगह से निकल गया, तो एटम में खाली ही खाली स्पेस होगा, पूरा रोड खाली ही खाली होगी। इस वजह से जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे निकल गए, कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, नहीं आई। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब क्या है, सम ऑफ द पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स, shows that there is a center of positive charge in the atom which repels positively charged alpha particles. इसको कैसे समझें, मान लीजिए कि आप ऐसे रास्ते से जा रहे थे और आपके बगल अचानक से दूसरी कार आ गई, तो आप क्या करेंगे, आपके अगर बगल अचानक से दूसरी कार आ गई तो आप फटाक से
फटाक से स्टीयरिंग घुमाएंगे, है ना, फटाक से स्टीयरिंग घुमाएंगे। अब यार यूटर्न थोड़ी ले लेंगे पीछे जा करके, नहीं, फटाक से स्टीयरिंग घुमाएंगे और अपने पास से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि फटाक से तेज से स्टीयरिंग घुमाए और डिफ्लेक्ट हो गए आप एक लार्ज एंगल से, मतलब आप ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए, अपने पाथ से ज्यादा उधर घूम गए, उधर चले गए, तो ये चीज तो समझ में आती है। मान लीजिए कि पास में एक साइकिल ही थी, तो आपने क्या करा, आपने थोड़ा सा ही डिफ्लेक्ट करा अपनी कार को, थोड़ा सी स्टीयरिंग घुमाई, तो वो आपका स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जरूर होगा। अगर ये आपका एटम है, इफ दिस इज एटम, तो कोई ना कोई सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जरूर होगा कि जो बेचारे आपके बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे, जो अल्फा पार्टिकल आपके किनारे किनारे पड़े, इधर पड़े, इधर पड़े, इधर पड़े, यहाँ पड़े, यहाँ पड़े, उनको कोई दिक्कत नहीं आई, वो मतलब वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर के या फिर ज्यादा डिफ्लेक्ट होकर के अपना चले गए आगे, ठीक है। लेकिन जो आपके मतलब जो यहाँ पर आए, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर जो आए, यानी कि वहां पे पाथ आपका क्या था, खाली था, तो वो सीधे निकल गए। और जिनकी किस्मत में यहाँ वाला आपका आया, यहाँ वाला पाथ आया, वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से, समझ आई। तो ये चीज इन्होंने देखा। This center of positive charge in the atom is known as nucleus। अब एक नई चीज की डिस्कवरी होती है by Rutherford's experiment, that is nucleus। हमें पता है क्या, देखिए, इन द एटम विच रेपेल्स द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, समझ आई, यानी कि वो कभी मिल नहीं सकते। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे ना यार एक दूसरे को, पॉजिटिव हमेशा रिपेल करते हैं। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियस जो है उसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। और न्यूक्लियस में ही क्या है, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक। अब देखिए आगे, a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil shows that the nucleus is very dense and hard, which does not allow the alpha particles to pass through it। अब बताइए, अल्फा पार्टिकल भाई इतने एनर्जेटिक पार्टिकल हैं, इतने भयंकर पार्टिकल्स हैं, इतने ज्यादा सहनशील पार्टिकल्स हैं, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अल्फा पार्टिकल्स को यू टर्न मरवा दिया। तो इतनी हिम्मत हमारी हुई है न्यूक्लियस अंकल की। न्यूक्लियस अंकल जो है हमारे, उनकी ही इतनी हिम्मत हुई है कि अल्फा पार्टिकल जैसे शेर पार्टिकल्स को भी उन्होंने यू टर्न करवा दिया, निकल लो यहाँ से, क्योंकि न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स के भी पास पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, न्यूक्लियस जो है, जब पहले से ही अल्फा पार्टिकल इतने एनर्जेटिक है, तो सोचो आप, न्यूक्लियस ने न्यूटन मरवाया है, तो वो कितना हार्ड और डेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा हार्ड और डेंस होता है, कि जैसे ही देखिए जो यहाँ पड़े, वो तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया उनके पास, जिस बेचारे की किस्मत यहाँ पड़ी होगी, जिस अल्फा पार्टिकल की किस्मत यहाँ पड़ी होगी, वो तो सीधे निकल लिया होगा ना भाई, वो तो सीधे ही उठन मार लिया होगा, चलो अपने रास्ते से, हमें तो आगे बढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे बढ़ने ही नहीं दे रहे न्यूक्लियस अंकल, क्या कर सकते हैं भाई, हम झुक गए आपके आगे। तो यही चीज है, जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा हार्ड और डेंस होता है। जैसे दीवार देखो और एक बॉल को देखो, है ना, अब दीवार है आपकी सिंघम, ठीक है, और बॉल है आपका अल्फा पार्टिकल। अब बॉल भी बहुत हार्ड होती है, नो डाउट, बॉल भी बहुत हार्ड होती है, मार देंगे किसी को तो आदमी का सर फुट जाए, लेकिन बॉल के सामने तो बॉल कुछ नहीं है ना। आपने बॉल का ऐसे बॉल पे खींच के मारा तो बॉल क्या हो जाएगी, यूटर्न ले लेगी, कि बॉल को आर पार कर देगी, नहीं, बॉल जो है वो यूटर्न ले लेगी और आप उसको फटाक से कैच कर लेंगे। बहुत खेला है भाई ये वाला बॉल पे मार करके। तो बॉल क्या होती है, आर पार होती है बॉल की, कभी नहीं होती है, क्योंकि बॉल क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्ड और डेंस है। दैट्स व्हाई वो बॉल को अलाउ ही नहीं करती कि उसके आर पार हो जाए, निकलो यहाँ से, तुम यू टर्न लो। यही चीज है कि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर किया रदरफोर्ड ने, दैट इज द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि हर एक एटम का कोई ना कोई न्यूक्लियस होगा, जैसे कि हर एक सेल का कोई ना कोई न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल के पास न्यूक्लियस है, सिमिलरली हर एक एटम के पास भी न्यूक्लियस होगा, जो कि जस्ट उनके सेंटर में होगा, और वही न्यूक्लियस कैरी करेगा किसको, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो वो तो भाई चक्कर लगाता रहता है, वो तो बाहर होता है आपके न्यूक्लियस के, ठीक। अभी ये चीज तो हम जनरली जानते हैं, बट इसका जो मॉडल है कि इस मॉडल के द्वारा बताया गया, ऐसे बताया गया, वैसे बताया गया, वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है, वरना ये तो हम अपने जनरल नॉलेज में जानते हैं। आइए न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ जान लेते हैं।
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। एक एटम का न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। देख ही लिया, अल्फा पार्टिकल को न्यूटन मरवा दिया तो कितना हार्ड एंड डेंस होगा। भाई वो है ना, अल्फा पार्टिकल अपनी गली का शेर है, लेकिन यहाँ पे शेर कोई और है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है, अच्छा आप बताओ, एटम इतना छोटा सा होता है, न्यूक्लियस उसके बीच में है, तो न्यूक्लियस भी छोटा ही होगा ना यार। तो एटम इतना छोटा है तो न्यूक्लियस उससे भी छोटा होगा। लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसको छोटा समझने गलती मत कर देना, छोटा दिखता ही है बस, पावर बहुत है इसके पास। देखिए, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज होल। मतलब कि न्यूक्लियस जो है उससे इसकी साइज क्या है, छोटी है, जैसे मैंने बताया। और अधिकतर जो मतलब पूरे एटम का जो मास होता है वो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में कैरी करता है। ठीक, उसके बाद क्या है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हैज बीन फाउंड टू बी अबाउट 10 टू द पावर 5 टाइम्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एन एटम। एक एटम का रेडियस जितना होगा उसका 10 टू द पावर 5 आप कर दो। 10 टू द पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5, यानी कि 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख टाइम्स छोटा होता है एक जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो। मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपके पास है एटम का जो रेडियस है वो जितना भी है, ठीक, उससे आप इस जो न्यूक्लियस का रेडियस है उसको क्या कर दीजिए, 10 टू द पावर 5 टाइम्स घटा दीजिए, कम कर दीजिए, उतना होगा न्यूक्लियस का रेडियस। लेकिन है क्या, ये आपका बहुत ही हार्ड और डेंस, और अल्फा पार्टिकल जैसे पार्टिकल को भी न्यूटन करवा दिया, तो इसको छोटा समझने गलती मत करिएगा। तो यहाँ हमने क्या देखा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, जिसको हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें किसकी डिस्कवरी, मतलब किसकी डिस्कवरी हुई थी, किसकी डिस्कवरी की थी, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। आगे बढ़ते हैं अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम के ऊपर, जो कि इन्होंने अपने इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दिया था।